नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी लोगों का इसी पाठशाला पर स्वागत करता हूं। आज से हमारी जो पशुपालन एवं दुग्ध विज्ञान है आपका, जो डेयरी आपका है एग्रीकल्चर में सिलेबस, वह शुरू कर रहे हैं। तो क्या करेंगे, हम पहले सभी लोग डेयरी को समाप्त कर लेंगे, फिर अगला टॉपिक अपना शुरू करेंगे और साथ साथ फसल विज्ञान को लेकर भी चलेंगे। तो उससे पहले हमारे जो चैनल पर नए लोग हैं, हमारे भाई बंधु, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे अगर कोई वीडियो अपलोड होती तो आपको सूचना मिल जाएगी। तो खैर, पशुपालन में हम सबसे पहले क्या करेंगे, गाय से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। फिर उनकी विभिन्न जो नस्लें हैं, भारवाही नस्लें हो गई, दूध प्रयोजनी नस्लें, इन सबको हम अच्छे से कवर करते हुए चलेंगे। एक एक नस्ल पर हम सभी लोग बात करेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट होंगे। उन पर फालतू के तथ्यों पर हम बात नहीं करेंगे, वो सिर्फ उन्हीं तथ्यों पर बात करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिहाज से इम्पॉर्टेंट है और जो करंट में चर्चे में रही होंगी, वो हम सभी लोग उस पर बात करेंगे। तो देखते हैं कि क्या है, कौन कौन सी बातें हैं, इन पर नज़र डालते हैं। तो सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उस पर बात कर लेते हैं कि भारत की अगर हम बात करें तो करीब 28 देसी नस्लें हैं गायों की, जिनको भारत में मान्यता प्रदान करी गई है। तो जो देसी नस्लें हैं गाय की, इनके साइंटिफिक नेम की अगर हम बात करें तो बोस इंडिकस इनको कहा जाता है। क्या कहते हैं दोस्तों? बोस इंडिकस कहते हैं। जो जैसे कि इस प्रकार से हम समझते हैं इसको। ये हो गई आपकी गाय, ये हो गई आपकी देसी नस्लें, और ये हो गई आपकी विदेशी नस्लें। तो देसी नस्लों की अगर हम बात करें तो करीब 28 जो हैं मान्यता प्राप्त हैं भारत में। तो देसी नस्लों का साइंटिफिक नेम क्या है? बोस इंडिकस, कॉमन नेम दोस्तों। इन्हें हम बोस इंडिकस भी कहते हैं। और विदेशी नस्ल की अगर हम बात करें तो बोस टोरस भी कहते हैं, बोस टोरस। तो भारत में करीब कितनी गायों की देसी जो नस्लें हैं उनको मान्यता प्राप्त हैं? देसी नस्लों की अगर हम बात करें, क्योंकि अपने भारत के परिप्रेक्ष्य में हमको पढ़ना है, 28 हो गई। और अगर हम देसी नस्लें, इनमें इनकी विशेषता क्या है? इनमें कुबड़ पाया जाता है, हम्प जो होता है पाया जाता है। विदेशी नस्लें जो हैं आपकी बोस टोरस, इनमें जो है विदाउट हम्प, इनमें जो होता है कुबड़, अर्थात कुबड़ जो है दोस्तों नहीं पाया जाता है। इनकी अपनी विशेषता हो गई कि इसमें जो है कुबड़ नहीं पाया जाता है। अगला हमारा बिंदु कौन सा है कि देसी नस्लों में परिपक्व ऋतुमय उम्र, जो इनका जो ऋतुमय जो काल होता है दोस्तों, वह कब शुरुआत होती है? तो इसकी 24 से 36 माह। तो कौन कौन सी, इसको हम ऐसे समझते हैं, अगर फैक्ट अधिक है तो आप उसको विभाजित करके पढ़ेंगे, तभी आप उसको याद रख पाएंगे। तो ऋतुमय की अगर हम बात करते हैं, ये हो गई आपकी देसी नस्लें, ये हो गई आपकी विदेशी नस्लें। हम ऋतुमय को समझ रहे हैं दोस्तों। ये हो गई आपकी विदेशी नस्लें और ये हो गई आपकी संकर नस्लें। तो देसी नस्लों में क्या है, ऋतुमय का टाइम पीरियड क्या है? तो 24 से 36 माह। जो आपकी देसी नस्लें हैं उनमें ऋतुमय का जो आरंभिक काल है, जहाँ जब से शुरुआत होने लगती है, तो करीब 24 से 36 माह हो गया आपका। विदेशी नस्लें या जो यूरोपीय नस्लें हैं उसमें करीब 15 से 18 माह हो गया आपका, 15 से 18 माह। और संकर नस्लों की अगर हम बात करें तो 20 से 22 माह, 20 से 22 माह। तो जो ऋतुमय पीरियड आपका है देसी नस्लों की अगर हम बात करें तो 24 से 36 माह दोस्तों, और विदेशी नस्लों की अगर हम बात करें तो 15 से 18 माह हो गया। संकर नस्लों की अगर हम बात करें तो 20 से 22 माह। तो उम्मीद है आप लोगों को यह बिंदु समझ में आ गया होगा। अब हम समझते हैं अतिरिक्त बिंदु को। दूध में जो हमारा वसा होती है, जो कौन सी नस्लें, देसी नस्लें जो होती हैं, इसमें अगर हम फैट पीरियड की बात करें, जो फैट परसेंटेज है आपका कितना होता है? तो 4.5% करीब। ये ओवरऑल है दोस्तों। हालांकि प्रत्येक जो नस्ल है, साहिवाल है, मालवी है, सबकी अपना जो है वसा प्रतिशत है। प्रत्येक गाय की जो अपनी नस्ल है उनका अपना अलग से अपना वसा है, क्योंकि किसी में वसा ज़्यादा होती है, किसी के दूध में वसा कम होती है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें देसी नस्ल की तो 4.5% हो गया, और विदेशी नस्ल की अगर हम बात करें तो ओवरऑल से 3.7% हो गया। दोस्तों जो ये आंकड़ा है प्रत्येक बुक में आपको थोड़ा डिफरेंट भी मिल सकता है, तो इसीलिए आप लोग समथिंग याद रखेंगे हल्का। और जैसे
आपके 4 ऑप्शन आएंगे, तो उसमें जो भी आपको नज़दीकी ऑप्शन लगेगा आप उसको टिक करेंगे। और इनका एवरेज जो लैक्टेशन पीरियड है, इनका जो दूध काल है 300 दिन है, और इनका जो ड्राई पीरियड है वह 60 दिन का होता है दोस्तों। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे गाय से संबंधित लेकर के। देसी नस्लों में जो ऋतुमय पीरियड हो गया 24 से 36 माह। विदेशी नस्ल की अगर हम बात करें तो 15 से 18 माह। संकर नस्ल की बात करें तो 20 से 22 माह हो गया आपका। वहीं अगर देसी नस्ल के हम जो दूध में वसा उनकी पाई जाती है उसके प्रतिशत की बात करें देसी नस्ल की तो 4.5% करीब हो गया, और विदेशी नस्ल की 3.7% हो गया। और आपने सुना भी होगा दोस्तों, साहिवाल को पढ़ने से पहले हम सभी लोग इस पर कुछ चीज़ें समझ लेते हैं कि दूध में कौन सी प्रोटीन वगैरह पाई जाती है। तो आप सभी लोगों ने पढ़ा भी होगा दोस्तों कि जो देसी नस्लें होती हैं उनके दूध में कैरोटीन जो है अधिक पाई जाती है, जिसके कारण दूध का रंग क्या होता है, पीला होता है दोस्तों। विदेशी जो नस्ल होती हैं उनमें कैरोटीन अपेक्षाकृत कम पाई जाती है, जिससे दूध का रंग सफ़ेद होता है। तो किसको कैरोटीन के परिप्रेक्ष्य में समझते हैं दोस्तों, कैरोटीन। तो कैरोटीन की अगर हम बात करते हैं देसी नस्ल की और विदेशी नस्ल की, देसी नस्ल हो गया आपका और विदेशी नस्ल हो गया। तो देसी नस्ल में क्या होता है, कैरोटीन अपेक्षाकृत अधिक होती है दोस्तों। अगर विदेशी नस्ल की अपेक्षा हम देखें तो उसकी अपेक्षाकृत अधिक होती और विदेशी नस्ल में अपेक्षाकृत कम होती। अपेक्षाकृत कम होती हैं दोस्तों। तो देसी जो नस्ल होती हैं अधिक होती हैं, उसमें कैरोटीन की मात्रा अधिक होती है, और विदेशी जो नस्ल होती हैं अपेक्षाकृत उसमें कैरोटीन की मात्रा कम होती है। तो जो कैरोटीन की मात्रा अगर इसमें अधिक है तो दूध का रंग कैसा होगा दोस्तों, पीला होगा। क्योंकि चूँकि कैरोटीन के कारण ही दूध का रंग पीला होता है, तो जब इसमें कम पाई जाएगी तो इसका कैसा होगा दोस्तों, कम पीला होगा या सफ़ेद होगा। इसका दूध का रंग सफ़ेद होगा या कम पीला या हल्का पीला कह सकते हैं, हल्का पीला। हालांकि आप दोस्तों टिक अगर ऑप्शन में कोई आपका आता है तो आप लोग क्या करेंगे, सफ़ेद पर ही लगाएंगे। क्योंकि समझने के फेर से समझ सकते हैं, क्योंकि कैरोटीन की मात्रा हालांकि पाई जाती है, तो हल्का पीला होगा दोस्तों। और जब गाय जो क्या करती है, जो गाय प्रसव होता है गाय का, तो 5 से 6 घंटे के अंदर वह झर डाल देती है। जो बच्चा जनने के बाद जो मटेरियल जो निकलता है दोस्तों उसको हम झर कहते हैं, प्लेसेंटा कहते हैं। तो वह कब से प्लेसेंटा जो है प्लेसेंटा है दोस्तों, वो 5 से 6 घंटे के अंदर डाल देती है। तो ये हो गया आपके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। अब हम गाय की जो नस्लें हैं दोस्तों, नस्लें, तो गाय की नस्लें इनको समझते हैं। जैसे कि भारवाही नस्लें अलग होती हैं और दुग्ध प्रायोजनीय नस्लें अलग होती हैं। तो नस्लों को हम किस प्रकार विभाजित कर सकते हैं, जैसे कि आपका ए हो गया दुग्ध प्रायोजनीय नस्लें, दुग्ध प्रायोजनी हो गई। बी हो गया आपका भारवाही हो गई। सी दोहरे उद्देश्य वाली हो गई। तो इस प्रकार हम नस्लों में विभाजित कर सकते हैं। अच्छा, हम सभी लोग पहले पढ़ेंगे कौन सी, तो पहले क्या करेंगे, दुग्ध प्रायोजनी नस्लें पढ़ेंगे। पहले कौन सी मित्रों पढ़ेंगे, तो पहले हम सभी लोग क्या करेंगे, दुग्ध प्रायोजनी नस्लें पढ़ेंगे। तो पहले हम सभी लोग दुग्ध प्रायोजनी देखेंगे दोस्तों। तो दुग्ध प्रायोजनी की अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत कौन कौन से शामिल हैं आपके, साहिवाल हो गया, गिर हो गई, लाल सिंधी हो गई, लाल सिंधी हो गई, लाल सिंधी, साहिवाल, साहिवाल हो गया दोस्तों, लाल सिंधी हो गई, आपकी गिर हो गई। तो ये सभी दोस्तों दुग्ध प्रायोजनी नस्लें। दुग्ध प्रायोजनी का तात्पर्य क्या है, जो जिनमें दुग्ध की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक हो जिनमें दुग्ध की जो मात्रा है अपेक्षाकृत अधिक हो। तो हम बात करते हैं साहिवाल पर।
जिसे हम बोस इंडिकस या फिर प्राइमजेनियस इंडिकस भी कहते हैं। तो साहिवाल को क्या कहते हैं? साहिवाल को हम बोस इंडिकस भी कहते हैं दोस्तों, अर्थात इसका जो वैज्ञानिक नाम है बोस इंडिकस, या फिर क्या कह सकते हैं, प्राइमजेनियस इंडिकस भी कह सकते हैं। प्राइमजेनियस इंडिकस भी कह सकते हैं। अब हम एक एक करके समझते हैं। अच्छे से, जो आपके एग्जाम के लिहाज से प्रश्न बन सकते हैं। तो बात करते हैं कि साहिवाल को हम सभी लोग क्या कह सकते हैं? बोस इंडिकस भी कह सकते हैं और प्राइमजेनियस इंडिकस भी कह सकते हैं। तो यह है क्या? एक प्रकार की भारतीय जो जेबू गाय की एक नस्ल है। जो साहिवाल है दोस्तों, भारतीय जेबू गाय की एक नस्ल है। अब हम इसकी उत्पत्ति को लेकर के अक्सर प्रश्न बनते हैं, तो उत्पत्ति पर बात करते हैं। तो यह मांड पाकिस्तान का जो पंजाब प्रांत है, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साहिवाल में इसकी उत्पत्ति हुई थी। ठीक है मित्रों। और यह मांटगोमरी पाकिस्तान भी माना जाता है, मांटगोमरी भी माना जाता है। मांटगोमरी अधिक चर्चित है, किंतु पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साहिवाल में भी इसकी उत्पत्ति कुछ किताबों में लिखा मिलेगा आपको लोगों को। तो अगर हम वितरण की बात करें या किन किन क्षेत्रों में पाई जाती है, तो पंजाब के फिरोजपुर हो गया, अमृतसर ज़िले में हो गया, राजस्थान के गंगानगर ज़िले में पाई जाती है। एक बार पंजाब के फिरोजपुर में, अमृतसर ज़िले में, राजस्थान के गंगानगर ज़िले में एक बार इस तथ्य को लेकर के प्रश्न बन चुका है दोस्त। एक बार राजस्थान के गंगानगर ज़िले में पाई जाती हैं, इसको लेकर के एक बार प्रश्न भी आया हुआ है मित्रों। तो साहिवाल है क्या? भारतीय जेबू गाय की एक नस्ल है। अगर इसकी उत्पत्ति की बात करें तो पाकिस्तान के मांटगोमरी में या फिर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के साहिवाल क्षेत्र में। और अगर इसकी वितरण की बात करें तो पंजाब के फिरोजपुर, अमृतसर ज़िले और राजस्थान के गंगानगर ज़िले में पाई जाती हैं दोस्तों, इनका वितरण है। अगला हमारा बिंदु, इसको किस किस अन्य नामों से जानते हैं, इसको लेकर के भी प्रश्न बनते हैं कि जैसे कि प्रश्न क्या बन सकता है कि साहिवाल को अन्य किस नाम से जानते हैं? अन्य किस नाम से जानते हैं? आपका ऑप्शन ए दे दिया गया लोला, बी दे दिया गया मुल्तानी, ऑप्शन आपका बी दे दिया गया मुल्तानी, सी दे दिया गया आपका ए व बी दोनों, डी दे दिया गया उपरोक्त में से कोई नहीं दोस्तों। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ए व बी दोनों, क्योंकि इसको लोला भी कहा जाता है और मुल्तानी भी कहा जाता है। तो इसके उपनामों की बात कर लेते हैं कि लैम्बी बार। तो लैम्बी बार किसे कहा जाता है? साहिवाल को। आप लोग याद कैसे रखेंगे? तो जो साहिवाल है लास्ट में उसके क्या है, जैसे कि साहिवाल है ये दोस्तों, तो लास्ट में इसके ला है। ठीक है, तो आप लोग ला से ही लैम्बी बार, लोला, मांटगोमरी, क्योंकि मांटगोमरी क्षेत्र से संबंधित है, तो इसलिए उसको उसी क्षेत्र के आधार पर इसका नाम रख दिया गया मांटगोमरी। मुल्तानी, तेली, इन आदि नाम किसके हैं? उसके साहिवाल के ही दोस्तों हैं। जो साहिवाल गाय है उसी को लैम्बी बार, लोला, मांटगोमरी, मुल्तानी, तेली आदि नामों से हम जानते हैं। अच्छा, इसको लोला कहा क्यों जाता है? अगर हम बात करें इसको लोला क्यों कहा गया दोस्तों, तो लोला इसलिए कहा गया क्योंकि इसकी ढीली और मुलायम त्वचा, जो साहिवाल आपकी गाय है जो दोस्तों, तो उसकी जो त्वचा अत्यधिक ढीली और मुलायम है। यही वजह है कि उसको लोला के नाम से जाना जाता है, लोला के नाम से भी जाना जाता है, प्रचलित है। और भारतीय नस्लों में इसकी जो सर्वाधिक एक अच्छी विशेषता यह है कि भारतीय नस्लों में सर्वाधिक दूध देने वाली एवं सबसे अधिक मीठा दूध वाली नस्ल है। तो क्या है दोस्तों, जो भारतीय नस्लों में सर्वाधिक दूध भी देती है, भारतीय नस्लों में सर्वाधिक दूध भी देती है और सबसे अधिक मीठा दूध वाली नस्ल भी यही है और सबसे अच्छी भारतीय नस्ल है। तो अगर प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित में से विभिन्न गायों की नस्लों में से कौन सी एक गाय की नस्ल ऐसी है जो भारतीय लिहाज से अत्यधिक महत्वपूर्ण है या फिर अच्छी है, ठीक है, तो आप लोग क्या टिक करेंगे? साहिवाल दोस्तों। अगर एक ब्यात, जो उसकी एक ब्यात होती है, ब्यावत का तात्पर्य क्या है कि जैसे कि एक बार जो बछड़ा हुआ उसका, तो उसका जो दूध पीरियड होगा तो उसमें करीब
2150 किलोग्राम दूध प्रति ब्यात के हिसाब से यह देती है, जो साहिवाल आपकी गाय है दोस्तों। तो उम्मीद है आपको यह समझ में आ गया होगा यह बिंदु। एक बार फिर से समझ लेते हैं कि जो इसका उपनाम है लैम्बीबार, लोला, मांटगोमरी, मुल्तानी, तेली, इन नामों से इसको जानते हैं। लोला इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी जो त्वचा है अत्यधिक मुलायम एवं ढीली होती है दोस्तों। भारतीय नस्लों में सर्वाधिक दूध देने वाली और अधिक मीठा देने वाली नस्ल है। प्रति ब्यात के हिसाब से 2150 किलोग्राम दूध देती है दोस्त। तो कुछ और तथ्य देख लेते हैं। तो हम पढ़ने के साथ साथ जो संभावित प्रश्न बन सकेंगे हम उन पर भी चर्चा करेंगे। अगर हम इसके हार्ड स्टेटस की बात करें, प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित में से इसकी हार्न स्थिति क्या है। आप जब प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो देखने को भी मिलेगा आप लोगों को। हार्न स्थिति की अगर हम बात करें तो हार्न, जो साहिवाल की हार्न स्थिति क्या है, इसका हार्न स्टेटस क्या होगा, हार्न्ड होगा दोस्तों। और यह गर्मी के प्रति सहनशील है, गर्मी के प्रति सहनशील। तो यह गर्मी के प्रति सहनशील भी है। अगर हार्न स्टेटस की बात करें तो यह हार्न भी है और यह भारत ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। भारत के साथ साथ यह ऑस्ट्रेलिया में दोस्तों पाई जाती है। ये भारत की तो सबसे अच्छी नस्ल है ही, इसके साथ साथ ये इसका वितरण ऑस्ट्रेलिया में भी है। यह ऑस्ट्रेलिया में भी पाई जाती है। जो साहिवाल आपकी है यह गर्मी के प्रति सहनशील है और भारत के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया में भी पाई जाती है। तो जो भी साहिवाल से संबंधित जो महत्वपूर्ण बिंदु थे हम सभी लोग उस पर चर्चा कर चुके हैं और यह NDRI के द्वारा डेवलप की गई है। इसका तात्पर्य यह है कि जो शुद्ध नस्ल रखने वाले जो फार्म है NDRI करनाल है। इसकी शुद्ध नस्लें कहाँ पाई जाती हैं, करनाल। जो करनाल में जो NDRI है वहाँ पर आपको साहिवाल की उचित एवं शुद्ध नस्लें मिलेंगी। अब हम बात करते हैं गिर। हमारी अगली जो दूध प्रायोजनी नस्ल है, जो अगली हमारी दुग्ध प्रायोजनी नस्ल गिर है। यह कहाँ पर पाई जाती है दोस्तों। तो अगर हम इसका उत्पत्ति की बात करें, इसका उत्पत्ति स्थल क्या है, तो जो चर्चित है गिर के जंगल दक्षिण काठियावाड़ी गुजरात में दोस्तों यह पाई जाती है। यह भारतीय मूल की एक प्रजाति है। गिर क्या है, यह भारतीय मूल की एक प्रजाति है, भारतीय मूल की ही प्रजाति है यह। तो जो गिर नस्ल है यह भारतीय मूल की एक प्रजाति है और दक्षिण काठियावाड़ गुजरात, जैसे कि हमारा भारत है, ये हमारा दोस्तों भारत हो गया। बस आप ऐसे समझने के उद्देश्य से इसको देख सकते हैं। तो जो आपका जो गुजरात है दोस्तों, आपका जो ये इलाका है दक्षिण काठियावाड़ी गुजरात, ये आपका इलाका क्या होगा, इसकी उत्पत्ति स्थल कहा जाएगा। इसका एरिया उत्पत्ति वाला जो यही है आपका। अब इसके अतिरिक्त बिंदु समझते हैं। इसका माथा जो होता है उत्तल होता है। ये प्रश्न इसको लेकर के बना भी है। इसका माथा जो कैसा होता है, जो गिर आपकी जो गाय की नस्ल है इसका माथा उत्तल आकार का होता है। अच्छा, इसकी विशेषता क्या है, जो उत्तल जो आकार होता है तो इसको क्या होता है, तो तेज धूप से इसको बचाता है। चूँकि वह थोड़ा काफ़ी गर्मी युक्त इलाका है तो उसका जो माथा होता है उसकी बनावट कैसी होती है, तो उत्तल आकार की होती है, जो क्या करती है उसको तेज धूप से भी बचाती है। अगर इसकी हम बात करें अपने जीवन काल की, तो अपने जीवन काल के दौरान में कम करीब 6 से 12 बछड़े उत्पन्न करती है। कितने, 6 से 12 बछड़े उत्पन्न करती है। और इसकी जो पहली ब्यात होती है 3 साल की उम्र में होती है। अर्थात जो पहली बार यह बच्चा जन्मती है जब, तो वह करीब उसकी उम्र की अगर हम बात करें तो 3 साल होती है। और यह 6 से अपने जीवन काल में, संपूर्ण जीवन काल में 6 से 12
संपूर्ण जीवन काल में 6 से 12 बछड़े उत्पन्न करती हैं। तो अभी हमने बताया भी था, औसत आप वसा याद रखिए, जो देसी नस्ल होती है उसमें 4.5% और विदेशी नस्लें जो होती हैं उसमें 3.7%, और प्रत्येक नस्ल की अपनी अलग अलग होती है। तो जो चर्चित नस्लें आपको उनकी वसा का परसेंट भी याद रखना पड़ेगा। तो उसकी वसा की अगर हम बात करें, गिर जो गाय है आपकी, उसकी वसा 4.5% उसमें वसा पाई जाती है। और प्रति ब्यात के हिसाब से अगर हम दुग्ध की बात करें तो 1590 किलोग्राम जो उसका दुग्ध है प्रति ब्यात के हिसाब से यह देती है। अब हम इसकी कुछ विशेषताओं पर बात कर लेते हैं, जो इसके लक्षण हैं। तो इसके जो कान हैं वह पत्तीनुमा होते हैं दोस्तों, लटके हुए घुमावदार कान जो होते हैं पत्तीनुमा होते हैं। इसके जो कान होते हैं कैसे होते हैं, तो ऐसे होंगे, ऐसे लटके नुमा पत्ती के आकार के होते हैं। तो लटके हुए घुमावदार कान पत्तीनुमा इसके कान होते हैं। ललाट जो होता है इसका भारी भरकम होता है। ललाट जो होता है इसका कैसा होता है, तो भारी भरकम इसका ललाट होता है। अगर हम सींगों की बात करें तो वक्र के आकार होते हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है, इसके सींग कैसे होते हैं, वक्राकार होते हैं। रंग इसका कैसा होता है, तो चितकबरा होता है, जो कि इसका एक मुख्य लक्षण है। तो जो गिर गाय है आपका, इसका मुख्य लक्षण क्या है, इसका मुख्य लक्षण या चितकबरा रंग, वक्र के आकार के सींग और भारी भरकम इसका ललाट होता है। ब्राज़ील में इसको हम क्या कहते हैं, ब्राज़ील में इस नस्ल को हम साहमान के नाम से भी जानते हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। इसको अन्य नामों की अगर हम बात करें, उपनाम इसके या अन्य नाम, तो इसके अन्य नाम क्या क्या हैं, काठियावाड़ी, डेक्कन, रेंडी, सुरती, भदावरी के नाम से भी इसको गिरी को जाना जाता है। और यह बीमारियों के प्रति प्रतिरोधी एवं वातावरण के प्रति जो कठोर होती है, जो बीमारियां इसमें पनपती हैं इनमें, तो यह बीमारियों के प्रति प्रतिरोधी नस्ल है और वातावरण के प्रति कठोर भी है। तो ये इसके जो हैं महत्वपूर्ण कुछ तथ्य थे गिर से संबंधित, जो आपके एग्जाम के लिहाज से इम्पॉर्टेंट है, उस पर हम सभी लोगों ने बात कर ली। अब हम तो गिर से संबंधित सभी तथ्यों को हमने समझ लिया। अब हमारी अगली है लाल सिंधी। अगली कौन सी दुग्ध प्रायोजनी नस्ल है, लाल सिंधी। इसकी उत्पत्ति की अगर हम बात करें तो कराची एवं हैदराबाद, पाकिस्तान में कराची एवं हैदराबाद। और इसकी एक अन्य मान्यता यह है कि इसकी उत्पत्ति को लेकर के एक अन्य मान्यता यह है कि पश्चिमी सिंध एवं बलूचिस्तान के लासबेला में, कहाँ पर, पश्चिमी सिंध एवं बलूचिस्तान के लासबेला में इसकी उत्पत्ति हुई है। इसकी अगर हम विशेषताओं की बात करें तो यह आमतौर पर लाल एवं भूरे रंग की होती है। किस प्रकार की होती है, आमतौर पर लाल एवं भूरे रंग की होती है, और यह भी गर्मी के प्रति सहनशील हुई होती है। तो जो सिंधी है उसकी उत्पत्ति की अगर हम बात करते हैं तो पाकिस्तान के हैदराबाद में, कहाँ पर दोस्तों, तो पाकिस्तान के हैदराबाद में एवं कराची में। एक अन्य मान्यता यह है कि पश्चिमी सिंध एवं बलूचिस्तान के लासबेला में इसकी उत्पत्ति हुई है। आमतौर पर यह इसका रंग कैसा होता है दोस्तों, तो इसका रंग लाल एवं भूरा होता है, लाल एवं भूरे रंग की यह होती हैं। गर्मी के प्रति सहनशील भी होती हैं। लाल एवं भूरे रंग की गर्मी के प्रति सहनशील भी होती हैं। अब जो इसमें जो नर पाए जाते हैं, जो लाल सिंधी के जो नर होते हैं, यह मादा की तुलना में अधिक गहरे रंग के होते हैं। जो मादाएं होती हैं, जो लाल सिंधी नस्ल की जो मादाएं होती हैं वो क्या होती हैं, अधिक गहरे रंग की अपेक्षा। जैसे जो हम सभी लोग क्या पढ़ रहे हैं, लाल सिंधी पढ़ रहे हैं। तो लाल सिंधी जो गाय है, इसके जो नर हो गए और ये मादा हो गई, नर और मादा हो गई, तो कह रहा है कि मादा की तुलना में अधिक गहरे रंग के होते हैं। तो जो नर होते हैं अधिक गहरे रंग के होते हैं, अधिक गहरे होते हैं, और जबकि जो मादा होती हैं अपेक्षाकृत कम गहरे रंग की होती हैं। अपेक्षाकृत कम गहरे रंग की होती हैं। तो जो लाल सिंधी होती हैं इनके नर होते हैं अधिक गहरे रंग के होते हैं और मादा अपेक्षाकृत कम गहरे रंग की होती हैं, अगर तुलना की बात करी जाए तो नरों की तुलना में। और भारत में
हालांकि लाल सिंधी की संख्या भारत तथा बांग्लादेश में कम है। लाल सिंधी की संख्या अन्य दोनों नस्लों की अपेक्षा भारत तथा बांग्लादेश में इनकी संख्या कम है। इसको अन्य किन किन नामों से जानते हैं? तो लासबेला के नाम से, मलिर के नाम से, लासबेला के नाम से, मलिर के नाम से, सिंधी हो गया, लाल कराची हो गया। चूँकि इसकी उत्पत्ति पश्चिमी सिंध एवं बलूचिस्तान के लासबेला में हुई है तो इसको लासबेला के नाम पर भी इसको लासबेला कहा गया है। इसकी उत्पत्ति के नाम पर मलिर हो गया आपका, सिंधी, और लाल कराची भी इसे लाल कराची के नाम से भी कहते हैं। जब यह बछड़ों को दूध पिला देती हैं, जैसे कि दूध दुहने से पहले क्या किया जाता है दोस्तों, दूध उतारने के लिए बछड़ों का प्रयोग किया जाता है। तो जो बछड़े होते हैं वह दूध पी लेते हैं। तो औसत पक अगर हम बात करें, जो बछड़े को वह दूध पिलाने के बाद भी 1700 किलोग्राम दूध देती हैं। कितना? तो जो लाल सिंधी आपकी हैं, बछड़ों को दूध पिलाने के बाद भी 1700 किलोग्राम दूध देती हैं प्रति ब्यात के हिसाब से। तो ये हो गया आपका लाल सिंधी से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हो गए। और 3400 केजी प्रति स्तनपान से अधिक भी। ये एक बार प्रश्न आया हुआ है, प्रति स्तनपान अगर हम दुग्ध की बात करें तो 3400 केजी होगा दोस्तों, करीब इससे अधिक होगा, किंतु अब समथिंग याद रखिए 3400 केजी अधिक, 3400 केजी से अधिक प्रति स्तनपान दुग्ध जो होगा माना जाएगा। तो हम सभी लोगों ने क्या करा, जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जो दुग्ध प्रायोजनी नस्लें हैं, उस पर हम सभी लोगों ने बात कर ली। एक बार फिर से हम सभी लोग पढ़ लेते हैं, थोड़ा नज़र डाल लेते हैं ताकि आप सभी लोगों को अच्छे से याद भी हो जाए। तो गाय की विभिन्न प्रकार की नस्लें कौन कौन सी? दुग्ध प्रायोजनी नस्लें, साहिवाल आपकी हो गई, साहिवाल हो गई आपकी, गिर हो गई, लाल सिंधी हो गई, तो साहिवाल को हम प्राइमजेनियस इंडिकस या बोस इंडिकस भी कहते हैं, या भारतीय जेबू की गाय की एक नस्ल है। अगर इसकी उत्पत्ति की बात करें तो पाकिस्तान के पंजाब के साहिवाल में इसकी उत्पत्ति हुई। मांटगोमरी भी प्रचलित नाम है। वितरण की अगर हम बात करें तो पंजाब के फिरोजपुर, अमृतसर जिले, राजस्थान के गंगानगर जिले में पाई जाती है। इससे संबंधित इसके अन्य नाम लैम्बी बार हो गया, लोला, मांटगोमरी, मुल्तानी, तेली, इन नामों से इसको जानते हैं साहिवाल को। अच्छा, लोला इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ढीली और मुलायम त्वचा होती है। भारतीय नस्लों में सर्वाधिक दूध देती है और मीठा दूध भी होता है। अच्छी नस्ल भी है भारतीय परिप्रेक्ष्य की अगर हम बात करें, 2150 केजी प्रति ब्यात के हिसाब से दूध देती है। और गिर की अगर हम बात करें, यह दुग्ध प्रायोजनी नस्ल है। उत्पत्ति गिर के जंगल, दक्षिण काठियावाड़, गुजरात, भारतीय मूल की एक प्रकार की नस्ल है। विशेषताएं, इसका माथा उत्तल होता है जो कि इसको तेज धूप से बचाता है। 6 से 12 बछड़े उत्पन्न करती है अपने संपूर्ण जीवन काल में। पहली ब्यात 3 साल की उम्र में। वसा की अगर हम बात करें तो 4.5%, 1590 केजी जो दूध होता है प्रति ब्यात के हिसाब से होता है। और इसके लटके एवं घुमावदार कान, इसके जो कान होते हैं पत्तीनुमा होते हैं, लटके एवं घुमावदार कान होते हैं। ललाट जो होता है भारी भरकम होता है। सींग वक्र के आकार के होते हैं। रंग कैसा होता है? तो चितकबरा रंग होता है, जो कि इसका एक मुख्य लक्षण है। और ब्राज़ील में इसको साहमान के नाम से भी जानते हैं। इसके अन्य नामों की अगर हम बात करें, किसकी बात कर रहे हैं हम सभी लोग? तो गिर की बात कर रहे हैं। काठियावाड़ी, जो कि यह काठियावाड़, इसका उत्पत्ति क्षेत्र काठियावाड़ है, काठियावाड़ से संबंधित भी है, तो इसको काठियावाड़ी भी कहा जाता है। डेकन, रेंडी, सोरती, भदावरी नामों से भी जानते हैं। यह बीमारियों के प्रति प्रतिरोधी, वातावरण के प्रति कठोर। अगर आपका प्रश्न बन जाए कि निम्नलिखित में से कौन सी गाय की नस्ल वातावरण के प्रति कठोरता को दर्शाती है, तो आपका सही जवाब क्या होगा? गिरी। और लाल सिंधी की अगर हम बात करें तो इसकी उत्पत्ति कराची एवं हैदराबाद, इसकी अन्य मान्यता पश्चिमी सिंध एवं बलूचिस्तान के लासबेला में हुई है। यह प्रश्न आया हुआ भी दोस्तों, जरूरी नहीं कि उत्तर प्रदेश में ही पूछा गया हो, अन्य स्टेट एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। तो यह एक बार राजस्थान का जो एग्रीकल्चर से संबंधित पेपर हुआ था तो उसमें आया हुआ था। एग्जैक्ट हमें पेपर का नाम तो नहीं याद है। विशेषताएं, आमतौर पर यह लाल एवं भूरे रंग की होती हैं। गर्मी के प्रति सहनशील भी होती हैं। नर जो होते हैं मादा की तुलना में अधिक गहरे रंग के होते हैं। भारत तथा बांग्लादेश में इनकी संख्या कम होती है। अगर हम लाल सिंधी की अन्य नामों की बात करें, लासबेला में इसकी उत्पत्ति हुई थी तो उसका क्षेत्रीय नाम हो गया उसी आधार पर लासबेला, मालिर, सिंधी, लाल कराची। बछड़ों को दूध पिलाने के बाद 1700 किलोग्राम दूध देती हैं। और प्रति स्तनपान की अगर हम बात करें तो 3400 केजी से अधिक।
तो ये हमारे हो गए गाय की जो कुछ महत्वपूर्ण नस्लें दुग्ध प्रयोजनी। अगली बार हम सभी लोग भारवाही नस्लें कर लेंगे, फिर दोहरे उद्देश्य की कुछ नस्लें होंगी, हम सभी लोग उस पर चर्चा कर लेंगे। तो हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। तो हम सभी लोग दूध जो पशुपालन जो विज्ञान है इससे संबंधित महत्वपूर्ण बातों पर हम सभी लोग संपूर्ण क्लासेस कर लेंगे। तो अगर हमारा लेक्चर आप सभी लोगों को पसंद आया दोस्तों तो लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और उन्हें बताइए हमारे चैनल पर फ्री में ही क्लासेस कराई जा रही हैं। सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद, नमस्कार।